वेलकम टू क्रिशु फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस विशेष कार्यक्रम में। पिछली चर्चा में हम लोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस देखा था कि यूपीएससी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे पीटी में मेंस में सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पे एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि हम लोग आगे की चर्चाएं कैसे करेंगे उसके बारे में बताया था, जिसमें आज हमने उन सारे टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ये जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले जिस टॉपिक पे हैं वो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत है, 2 सिद्धांत इसके हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और जैव प्रौद्योगिकी जो शाखाएं हैं उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी शाखाएं हैं 5-6 जो भी हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कशन प्लान हमने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कशन प्लान के बारे में बताया था कि हम लोग को जो डिस्कशन टाइम होगा 10 से 15 मिनट होगी। हम लोग बेसिक टू एडवांस कवरेज करने वाले हैं और सभी टॉपिक जो हैं पीपीटी मोड में अवेलेबल होंगे और सभी कंटेंट जो है प्रमाणिक होंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन फॉर यूपीएससी पीटी 2022 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अदर एग्जाम के लिए भी होगा। साथ ही हम लोग जो है करेंट अफेयर जो है हर एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद उस पर अच्छा से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी शब्दों के परस्पर मिलने से हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उत्पत्ति कैसे हुआ। जैव प्रौद्योगिकी के 2 शब्द, एक बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, दोनों शब्द को मिलने से जो है जैव प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1992 के अनुसार, यहाँ अभिसमय जो होता है राष्ट्र के सरकारों के द्वारा उसमें शामिल होना होता है, उसमें हस्ताक्षर करना होता है और रेटिफाई करनी होती है। ये तीनों करने के बाद जो है रेटिफिकेशन स्वीकृति करनी होती है। इन तीनों प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो है अभिसमय जो है क्रियान्वित हो जाता है। ये तो 1992 के अभिसमय है जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है। इस पर जो है डिटेल चर्चा जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे होगी। ठीक है, तो जब ये अभिसमय हुआ तो उसके अनुसार इसकी एक परिभाषा दी गई थी। उसमें कहा गया जैव तकनीक उन सभी तकनीकों का समूह है। हमने पहले भी इसके बारे में बता चुका है कि जैव तकनीक जो है उन सभी तकनीकों का समूह है जिसमें किसी जीव के किसी भाग या जैविक प्रक्रिया का उपयोग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैविक प्रक्रिया का उपयोग जो है मानव कल्याण या औद्योगिक प्रयोजन के संदर्भ में किसी पदार्थ, प्रणाली या प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतुओं और पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों और उनमें होने वाली क्रियाओं के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी है। ठीक है, मूल रूप से देखें तो जैविक प्रक्रिया का जो उपयोग है यहाँ तो मानव कल्याण और औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैविक प्रक्रिया का उपयोग जो है हम किसके लिए करेंगे, मानव कल्याण के लिए और औद्योगिक प्रयोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैव तकनीक के सिद्धांत। आधुनिक जैव तकनीक के विकास में 2 तकनीकों का सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक जैव तकनीक के विकास में 2 तकनीकों का सर्वाधिक योगदान है। पहला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम में संशोधन करते हैं और ये संशोधन जो करते हैं उसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक में जो है
इस तकनीक में आनुवांशिक पदार्थों डीएनए तथा आरएनए का रासायनिक परिवर्तन किया जाता है और उसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है। उसमें जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है, जिससे इनके फिनोटाइप में परिवर्तन आता है। इसके फिनोटाइप में परिवर्तन आता है। आपको फिनोटाइप समझने में परेशानी हो रही होगी। फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप में परिवर्तन का मतलब है कि रंग, आकार, व्यवहार और अन्य जैव रासायनिक गुण में परिवर्तन आना। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी चीज को डीएनए और आरएनए में रासायनिक परिवर्तन करके परपोषी जीवों में प्रवेश कराते हैं तो उसके जो है ना फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। तो फिनोटाइप क्या, किस में परिवर्तन आएगा? तो उसके रंग में आ जाएगा, उसके आकार में आ जाएगा, उसके व्यवहार में आएगा और अन्य जैविक रासायनिक गुण में उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इसी को फिनोटाइप में परिवर्तन आना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका है रासायनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो रोगाणुमुक्त वातावरण के निर्माण द्वारा सिर्फ वांछित सूक्ष्म जीवों यूकेरियोटिक कोशिका में वृद्धि करके अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी का उत्पादन किया जाता है, जिसके द्वारा जो है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, टीके और एंजाइमों आदि का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिजैविक, टीके और एंजाइमों का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जैव प्रौद्योगिकी के शाखाएं के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या होती है। इसमें है रेड बायोटेक। इसमें सबसे पहले है रेड बायोटेक। रेड बायोटेक जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, जैसे स्टेम सेल हो गया, जीन थेरेपी हो गया, ये सब चीज़ जो है ना किससे संबंधित है? रेड बायोटेक से संबंधित है। इसको हम लोग रेड बायोटेक में रखते हैं। किसको? तो जैसे क्लोनिंग हो गया, डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, जहाँ तक जीनोम मैपिंग, जीनोम में हम लोग ने सेरोगेसी की छोटी डिटेल की थी, मतलब सेरोगेसी का मैंने नाम लिया था पहले पिछली कक्षा में। उसमें क्या है, सेरोगेसी और दवा और टीकों का विकास जो है रेड बायोटेक में ही किया जाता है। आईवीएफ का भी चर्चा इसी में होगा, रेड बायोटेक्नोलॉजी में ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग से अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है औद्योगिक क्षेत्र में जैव तकनीक का प्रयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन एवं प्रक्रिया में अनुप्रयोग किया जाता है। किसका? औद्योगिक उत्पादन एवं प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है कि व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो औद्योगिक से संबंधित है, औद्योगिक से संबंधित है। इसको ऐसे ध्यान रखना है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। यह जो है कृषि क्षेत्र के साथ साथ इन्वायरमेंट से भी संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है जीएम क्रॉप, सीड टेक, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड और बायो रेमेडिएशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस जिसका हम नाम लिए जीएम क्रॉप, सीड टेक, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड, बायो रेमेडिएशन, मतलब जो जैव उपचार है उसके बारे में हम लोग जो है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्लू बायो टेक्नोलॉजी। यह जो है समुद्री एवं जलीय पारितंत्र से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो है मत्स्य पालन, समुद्री प्राकृतिक उत्पादों, समुद्री पारिस्थितिकी, जैव समुद्र विज्ञान को बढ़ावा देने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, मेन उद्देश्य की बात करें, तो जलीय पारितंत्र को संरक्षण करना और उससे संसाधन और पोषण का सतत प्राप्ति करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। जैव आतंकवाद या जैविक हथियार के निर्माण क्षेत्र से संबंधित। इसका जो संबंध है जैव आतंकवाद या जैविक हथियार निर्माण क्षेत्र से, इसमें क्या होता है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों और टॉक्सिन्स का प्रयोग करके मानव हो गया, मवेशी हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, फसल हो गया, पर रोग उत्पन्न करने के लिए और उसकी मृत्यु का कारक बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोविड में भी आशंका जताया जा रहा था कि ये कहीं
कोरोना जो है कहीं जैव हथियार के रूप में भी तो इसका प्रयोग तो नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत जो है सूचना का अर्जन, जैव सूचना का अर्जन, भंडारण, वितरण, विश्लेषण और व्याख्या जैसे कार्य किया जाता है। अगर इसके दूसरा नाम ले तो इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, इसको हम लोग बायो 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 इंफॉर्मेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं इसको। यह जो तकनीक है यह कंप्यूटर तथा बायोटेक्नोलॉजी के सम्मिलित प्रयोग की शाखा है। ठीक है, इस दोनों कंप्यूटर तथा बायोटेक्नोलॉजी के सम्मिलित प्रयोग की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, कि यह जो है जैव नैतिकता और तार्किकता से संबंधित है, कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नियमों, नैतिकता व तार्किकता से संबंधित मुद्दों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, कि हम जिस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं क्या वो नैतिक है, क्या वो तार्किक है, उसका इसमें जो है उस प्रौद्योगिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? तो पर्पल बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट है येलो बायोटेक्नोलॉजी। कीटों के संदर्भ में जैव तकनीक का प्रयोग। इसका उपयोग जो है वाइन बनाने में, पनीर बनाने में, साथ ही बियर बनाने में, मोटे तौर पे कहें तो उत्पादन के किण्वन में इस तकनीक का बेहतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इस तकनीक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो कहता है कि इस तकनीक में जो है कीटों का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है। कीटों की जो जनसंख्या और विविधता है किसी भी अन्य जंतु से अधिक है। ठीक है, किसी भी अन्य जंतु से अधिक है। और हमें जो है यह कीट जो है इंसेक्ट बोलते हैं, ये जो कीट जो है हम आर्थिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कीटों का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है। कीटों की जनसंख्या और विविधता संसाधन के रूप में किया जाता है। साथ ही कीटों की जनसंख्या और विविधता किसी भी अन्य जंतु से सर्वाधिक है, तथा कीट हमें जो आर्थिक स्तर पर आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। आगे है मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण। अब हम लोग देखते हैं कि मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जिसको हम लोग जीन ड्राइव कहते हैं। जैसे कि होता क्या है कि मच्छरों में जो है अनुवांशिक बदलाव कर, जैसे कि बोले ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक बदलाव कर उनकी जो रोग वहन क्षमता है उसको कम किया जाता है, जिससे जो है मच्छर जनित रोग पर नियंत्रण होता है। उससे जीन ड्राइव कहते हैं। मतलब कि अगर हम मच्छरों में अनुवांशिक बदलाव कर उसकी रोग वहन क्षमता कम कर देते हैं, जिससे उसकी मच्छर जनित रोग पर नियंत्रण प्राप्त होता है, उसे हम जीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी जो रोगों की जो है रोकथाम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे है खेतों में मित्र कीटों का प्रयोग। अब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप? अगर हम खेतों में मित्र कीटों का प्रयोग करेंगे इससे क्या होगा? शत्रु कीटें नष्ट होंगी। ठीक है, शत्रु कीटों को नष्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा? अगर शत्रु कीटें नष्ट हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? हम लोग जो है रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कम कर देंगे। स्वाभाविक है, जहाँ पे कीट अगर जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं, अगर उसको हम मित्र कीटों के द्वारा शत्रु कीटों को नष्ट कर देंगे तो उसको मारने के लिए हम लोग जो है रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग में कमी लाएंगे। प्रदूषण भी कम होगा और उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रदूषण भी कम होगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी? यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब है कि हम लोग जो है कीट का जो उपयोग है प्रोटीन के पोषण के विकल्प के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, कीटों का चुनाव, उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन के विकल्प के तौर पे किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि परागण के कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो कीट जो होता है परागण का जो है कारक होता है और खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनका समुचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक है। तो हम लोग ने आज बायोटेक्नोलॉजी के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा है, जिसमें मैंने पहली लेक्चर में मैंने आप लोग को सूची दे रखा है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को सूची पहले से दे दी गई है। हम उसी के अनुसार एक एक पॉइंट को लेकर हम लोग चलते रहेंगे। आज हम लोगों ने 3 पॉइंट को देखा है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और तीसरी जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने आज डिटेल में देखी है। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, आप इसके पॉइंट को जो हमने लिखा है उसको गौर से पढ़िएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।